डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। मजदूर 2 वक्त की रोटी के लिए क्या क्या नहीं करते हैं विराम। जो मजदूर मुख्य रूप से दैनिक मजदूरी पर निर्भर हैं उनके पास अपनी आजीविका के लिए काम की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर मजदूरों को उनके गांवों में पर्याप्त वैकल्पिक श्रम कार्य मिलेगा तो वे शहरों की ओर क्यों पलायन करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सभी शहरों में अन्य रोजगार के अलावा होटल, सब्जी और थोक बाजार, फुटपाती विक्रेता जैसे श्रमिक कार्य होते हैं और इमारतों, व्यावसायिक परिसरों, सड़क, जल निकासी कार्यों और कई दैनिक नौकरियों के निर्माण में लाखों श्रमिकों की आवश्यकता होती है। आवश्यक श्रम शक्ति दुनिया के किसी भी देश का विकास सरकार की योजनाओं को लागू करने में श्रम शक्ति की मदद के बिना सफल नहीं हो सकता है। कोरोना काल में ऐसा लगता था कि इस देश में मजदूरों के लिए कोई नहीं है। मजदूरों के पास औरों की तरह कोई पुश्तैनी जमीन संपत्ति नहीं होती है कि वह विषम परिस्थितियों में उसे बेचकर जीवन यापन कर सकें। मजदूरों को काम नहीं मिलने का मतलब उसे और उसके परिवार को भूखे रहने की गारंटी। पैरा। लोकतंत्र के इस महापर्व में एक बार फिर अलग अलग पार्टियों ने चुनाव में महिलाओं को प्रत्याशी बनाने में उचित प्रतिनिधित्व न देकर यही बताया है कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर उनका सरोकार कितना ईमानदार है। सत्तारूढ़ भाजपा ने पिछले साल नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कराया, मगर नारी शक्ति वंदन के लिए टिकट देने के मसले पर उत्साह ठंडा क्यों पड़ जाता है, जबकि लोकतंत्र के इस पर्व में महिलाएं मतदान में अपनी भागीदारी से पुरुषों को लगातार पीछे छोड़ती चली आई हैं। इस आम चुनाव में पार्टियों की बात करें तो ओडिशा को छोड़कर किसी ने भी 8% से अधिक महिला उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया है। महिलाओं की समानता के लिए बड़ी बड़ी बातें करने वाले समाज की मानसिकता पितृसत्तात्मक वैचारिकी से मुक्त नहीं हो पाई है। इसीलिए सभी राजनीतिक से मुक्त नहीं हो पाई है। इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियां आधी आबादी के प्रति निराशाजनक रवैया अपनाती हैं। पैरा। इस वर्ष एक बार फिर बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे सुर्खियों में रहे। इसमें अच्छी और सुहानी लगने वाली बातों के समांतर अंकों और रैंक को ही जीवन का सब कुछ समझने वाली आज की पीढ़ी के बीच से परीक्षा में असफलता के भय होने, ग्रेड या रैंक कम आने पर अपने आप को माता पिता और शिक्षकों की आशा के अनुरूप खरा साबित न होने पर आत्महत्या किए जाने की खबरें भी आईं। यह निश्चित ही बेहद चिंता का विषय है। परीक्षाओं के नतीजे आने के बाद बच्चों के बीच से आत्महत्या की घटनाएं आमतौर पर हर वर्ष देखने में आती हैं, पर इसका कुछ समाधान अभिभावक, शिक्षक और प्रशासनिक निकाल नहीं पाते हैं और न ही ऐसी स्थिति बनाई जाती है कि आज के बच्चे
इस पर विचार करें कि कामयाबी अगर अच्छी है तो कम अंक या नाकामी खुद को बेहतर करने और अगली कामयाबी का रास्ता है। बच्चों को यह क्यों नहीं समझाया जा सकता है कि क्या जीवन का लक्ष्य केवल परीक्षा ही पास करना है? अगर अंक कम आ गए या नतीजे खराब रहे तो जीवन तो खत्म नहीं हो जाता। जीवन के मुकाम कुछ और करके भी हासिल किए जा सकते हैं। जीवन के मुकाम कुछ और करके भी हासिल किए जा सकते हैं, मगर भविष्य मानो स्कूली परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंकों के दायरे में ही कैद कर दिया जाता है और अभिभावक से लेकर विद्यार्थी तक इसी चक्र में अपना सोचना समझना केंद्रित कर लेते हैं। इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव तो सामने आने ही हैं। पैरा देखा जाए तो आज के स्कूली शिक्षा के समूचे ढांचे में पढ़ाई से लेकर परीक्षा और नतीजे के बीच दिखावे की संस्कृति में बच्चों के अभिभावक ही ज़्यादा जिम्मेदार नज़र आते हैं, जो अपनी अधूरी महत्वाकांक्षाओं की भूख की वजह से बच्चों पर दबाव बनाते हैं कि वे 90 या 100% अंक नहीं लाएं, सबसे अव्वल आएं। वही स्कूलों में भी बच्चों पर दबाव बनाया जाता है। ऐसे में स्कूल की कक्षाओं के अलावा ट्यूशन, कोचिंग, परीक्षा के तनाव और बोझ के साथ इंटरनेट, टीवी के चक्रव्यूह में फंसे बच्चे दिग्भ्रमित हो जाते हैं। विराम। जबकि पढ़ाई के बाद बेहतर भविष्य बनाने के लिहाज से देखें तो उसमें अंकों का निर्धारण का कोई आकलन नहीं होता। बढ़ती महत्वाकांक्षा के चलते बच्चे 3 घंटे की परीक्षा में पूरे साल की पढ़ाई का अपनी योग्यता का सही प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। लंबे समय से देश भर में काले धन के खिलाफ अभियान चल रहा है। जांच एजेंसियां लगातार सक्रिय हैं, मगर तमाम कवायदों के बावजूद इस समस्या से पार पाना बड़ी चुनौती बनी हुई है। सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने झारखंड की राजधानी रांची में राज्य सरकार में मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के घरेलू सहायक के घर छापेमारी की, जिसमें 35 करोड़ रुपए से ज़्यादा की नकद बरामद हुई। खबर के मुताबिक यह छापेमारी झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता से जुड़े मामले में हुई है, जिसे ईडी ने पिछले वर्ष धन शोधन के मामले में गिरफ्तार किया था। धन शोधन का सिरा मंत्री के निजी सचिव और उसके घरेलू सहायक से भी जुड़ा हुआ था, इसलिए ईडी ने उसे जांच और कार्रवाई के दायरे में लिया। सवाल है कि इतनी बड़ी रकम काले धन के रूप में किसी के घर में पड़ी थी तो इस तरह का भ्रष्टाचार बिना किसी उच्च स्तरीय संरक्षण के चलना कैसे संभव है? सवाल यह भी है कि भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ अभियान चलाने और इसके खात्मे के लिए हर स्तर पर कार्रवाई करते हुए पिछले 8 वर्षों में जितने वादे और दावे किए गए, उसके मुकाबले कामयाबी कहाँ दिखती है? आखिर क्या वजह है कि हर कुछ दिनों बाद किसी नेता या अधिकारी के घर या दफ्तर में छापे मारे जाते हैं, वहां से करोड़ों रुपए नगद बरामद होते हैं? समझना मुश्किल है कि जांच एजेंसियों की सघन कार्रवाइयों के बीच दीवार
फोड़कर वहाँ से इतनी भारी मात्रा में नकदी निकल आती है? क्या वजह है कि काले धन पर काबू पाने के लिए बनाए गए कायदे कानून को लेकर सख्ती के दावों के बावजूद भ्रष्ट आचरण में लिप्त नेता या अफसर का विराम समाप्त।